हमने 7 चैप्टर में थोड़ा बता देता हूँ क्या पढ़ा है। ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घर में करंट आता है, यही है ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर में ऐसा करंट आता है जो चेंज होता रहता है, वेरी करता है, ऐसे साइन वेव, साइन फंक्शन होता है ना, ये ऐसा ही आता है। तो v इक्वल टू वी नॉट, क्या पढ़ा था, साइन ओमेगा टी। हाँ, वेव समझ लो, वेव की तरह आ रहा है साइन। और i इक्वल टू आई नॉट, ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी चेंज होता रहता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि कई तरीके के करंट होते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट, क्योंकि मैक्सिमम करंट यही हो सकता है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो आई की वैल्यू आई नॉट मैक्सिमम हो सकती है। तो मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज, एक होता है एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, और एक होता है आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज। पिछली क्लास में आए थे कि नहीं? तुमने एसी का लेक्चर अटेंड नहीं किया? क्या होता है आरएमएस? रूट मीन स्क्वायर, 11th में पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी में। रूट मीन स्क्वायर कहीं सुना है ऐसा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड है। केमिस्ट्री में भी है, तुमने सुना नहीं क्या? अच्छा, 11th में भी था, फिजिक्स में, 10th में भी है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। रूट मीन स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर करो किसको, जो निकालना है तुमको, जिसका आरएमएस निकालना है, स्क्वायर करो, एवरेज ले लो और उसका रूट ले लो। तुमने ये उसमें भी पढ़ा होगा शायद, स्टैटिस्टिक्स में भी होता है कुछ, रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर करके कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाला होता है कुछ कुछ, उसमें भी है, वो भी रूट मीन स्क्वायर जैसे ही कुछ है, ठीक है। उसको छोड़ो तुम, वो क्या है क्या नहीं है, उसके फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो आरएमएस करंट ही मेन करंट है, मतलब जो हमारे घर में आता है ना करंट, वो तो ये आता है, ये ऐसे करके साइन वाला, लेकिन इसका हम आरएमएस वैल्यू कंसिडर करते हैं जब हम किसी अप्लायंस की स्टडी कर रहे हैं। कोई बल्ब है, कोई फैन है, उसके अंदर अगर हम ये देखें कि एक बल्ब है, मान लो ये बल्ब है, ये रोशनी दे रहा है, कुछ रोशनी दे रहा है, इसके अंदर कौन सा करंट है, वही साइन वाला, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको किसी बैटरी से जोड़ूं और उस ऐसी बैटरी से जोड़ूं जैसे कि वो करंट पैदा करे, ऐसा करंट पैदा करे कि उतना ही बल्ब जले जितना वो वहां जल रहा था, क्या समझे? जैसे बल्ब वहां जल रहा था, जितनी रोशनी दे रहा था, उतना ही बल्ब यहां जलना चाहिए। जब मैं उसको किसी बैटरी से जोड़ूं तो जो करंट उसमें फ्लो करेगा उसको बोलेंगे, हाँ हाँ, इसीलिए आरएमएस करंट हम कंसिडर करते हैं। और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा कि कौन सा करंट है, तो क्या मानोगे, आरएमएस करंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आई नॉट बाय रूट टू और वी आर एम एस, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और हमने पढ़े थे सर्किट, हाँ तो उस, हाँ वो सब वो वीडियो में बना रखा है, वो देख लेना, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं पढ़ाऊंगा उस। और क्या पढ़ा था, बस ये पढ़ा था, प्योर, तीनों प्योर पढ़ लेते, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे एसी सर्किट, कैसा, सीरीज एलसीआर, सीरीज एलसीआर सर्किट। मतलब क्या हुआ, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि एसी सर्किट में रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो क्या होता है, तो देखा था कि वोल्टेज और करंट कुछ कुछ होता है। फिर हमने देखा था कि अगर एसी सर्किट में ही कैपेसिटर को लगा दिया तो क्या होगा, तब भी कुछ करंट होगा, कुछ वोल्टेज होगी। और अगर हमने एक सोलोनॉइड, उसको बोलते हैं, दूसरा नाम है इंडक्टर, सोलोनॉइड का दूसरा नाम इंडक्टर, हाँ। क्योंकि सोलोनॉइड तो वहाँ यूज़ करते थे ना जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कुछ निकालते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का चक्कर नहीं है, यहाँ पे तो बस सोलोनॉइड को हम एसी में यूज़ कर रहे हैं। जब एसी में यूज़ करते हो इंडक्टर बोल लेते हैं, ठीक है कि नहीं, कुछ भी बोलो। इंडक्टर को जोड़ेंगे हम एसी सर्किट में, तब उसमें वोल्टेज और करंट क्या क्या होगा ये देखा था बस। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम तीनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। पहले हमने इन तीनों को, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, इन तीनों को अलग अलग जोड़ा कि सर्किट में देखते हैं क्या होता है। फिर अब हम तीनों को एक साथ जोड़ रहे हैं, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा,
ये है वो इंडक्टर सोलेनॉइड। ऐसे करके हम देखेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, उससे पहले एक चीज बताओ, ये ओमेगा क्या है? हमने वो पढ़ा था, एसी जनरेटर भी नहीं पढ़ा ना तुमने? कोई बात नहीं, हमने टॉर्क पढ़ा था। मैग्नेट के बीच में कॉइल को रखा हुआ, उसको वो करंट जाता है तो कॉइल घूम जाती है, यही पढ़ा था। एसी जनरेटर पढ़ा है हमने पिछली क्लास में, उसमें उल्टा है। ये कब पढ़ा था? 6 चैप्टर में इसमें? अभी नहीं पढ़ा एसी जनरेटर? नहीं, हमने कहा था नेक्स्ट इसी चैप्टर पढ़ूंगा, क्योंकि 6 चैप्टर में था ना लास्ट टॉपिक। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। ये अभी ये मान के चलो, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ, किसकी? वेव की जो आ रही है, ये साइन फंक्शन की, ठीक। अब हमने ये तीनों चीजें लगा दी सीरीज में। ये एल आपको पता नहीं है, हाँ? 6 चैप्टर में पढ़ा है। जैसे सोलोनॉइड होता है तो उसका एक, जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर का एक होता है रजिस्टेंस, कैपेसिटर का होता है एक कैपेसिटेंस, तो हर इंडक्टर का भी एक, हाँ, इंडक्टेंस होता है। सोलेनॉइड का एक इंडक्टेंस होता है, सोलेनॉइड मतलब इंडक्टर, एक ही बात है। उसका एक इंडक्टेंस होता है, वो यही है एल। ये डिवाइस का है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ठीक है, एल। तो फिर यहाँ पे हमने सीरीज में जोड़ दिया, हमें पता है सीरीज में क्या होगा, करंट सेम होगा। तो करंट जो भी होगा इसके अंदर, करंट कैसे जाएगा? वो साइन फंक्शन जैसी है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन, यार मेरे में से कुछ फायदा होगा, किसका? हम ये तीनों तीन एक एक हटा के हम तीन एक में लगा रहे हैं। एक हटा के एक में लगा, किसमें? मतलब पहले प्योर लेते थे ना, एक एक का लेते थे। प्योर इसलिए हमने पढ़ा ताकि हमें फेज डिफरेंस का आइडिया हो जाए। अब वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे समझा, तो कोई बात नहीं, सब समझ आ जाए। करंट इसमें जा रहा है, और करंट हमें पता है जो बिजली आ रही है वो ऐसे आ रही है साइन की तरह, तो करंट तो सेम होगा क्योंकि तीनों सीरीज में लगा रखे हैं, ठीक है। लेकिन वोल्टेज हमें पता है वो अलग अलग होता है, वो थोड़ा अलग अलग होगा, अलग अलग। सीरीज में जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, लेकिन करंट सेम रहता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, लेकिन करंट बढ़ जाता है, क्यों? हाँ, तो ये वी आर हो गया, और ये वी एल, और ये वी सी। नाम दे दिया कि पोटेंशियल रेजिस्टेंस में इतना है, और इंडक्टर में इतना, कैपेसिटर में इतना, ठीक। अब जो भी ये टोटल वोल्टेज होगा वो इन तीनों का सम ही तो होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे सम नहीं करते, ऐसे नहीं करते सम। जैसे मैं तुमको बताऊँ, तुमने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा, ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस 30 डिग्री। ये ए प्लस बी नहीं हो सकता, होगा ए प्लस बी? नहीं होगा। हाँ, ये ए प्लस बी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, कैसे निकालोगे, कैसे करोगे इसको? तो कुछ कुछ करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे कुछ। यहाँ पे भी वही है, क्यों है? क्योंकि ये जो वी आर आएगा, ये भी कुछ साइन में आएगा, ये भी कुछ साइन में आएगा, क्योंकि भाई सब कुछ करंट भी साइन में चल रहा है ना, वेरी कर रहा है। तो ये भी साइन साइन साइन, तीनों साइन, तीनों को ऐड करना, मतलब ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि सीधा ऐड कर दो। क्यों नहीं कर दो? क्योंकि तीनों के जो एंगल होंगे ना, ये जो लिखा था मैंने, हो सकता है कि इसका जो, इसका कुछ एंगल होगा साइन, ये भी साइन में चल रहा है, सब साइन में चल रहे हैं, लेकिन साइन के अंदर जो एंगल है वो तीनों का सेम, कोई गारंटी नहीं है सेम। हाँ, कुछ भी हो सकता है, अलग हो सकता है। हाँ, अलग होता है, अलग होता है, मैं बताऊँ। हाँ, अरे रुक जाओ ना, अभी फेस कहाँ से आ गया? देखो सर, करंट हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जो वी आर होता है, वी आर, उसका एंगल वही होता है जो करंट का एंगल है। वी आर इक्वल टू, क्या लिखें उसको हम, वी नॉट, वी नॉट तो मत लिखो, जो भी होगा उसमें, हाँ ऐसे लिखो, वी टोटल भी नहीं, मैक्सिमम
आई नॉट आर, ऐसे लिख लेते हैं। वी आर, इसके ओम्स लॉ लगा दिया ना सीधा, लेकिन यहाँ ओम्स लॉ ऐसे लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन भी आएगा, क्योंकि साइन के साथ चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे आता है साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमने निकाली थी पिछली क्लास में, ठीक है कि नहीं। ऐसे वोल्टेज रेजिस्टेंस में चेंज होता है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ओमेगा टी, साइन का एंगल कितना है, ओ करंट का एंगल कितना है, ओमेगा टी, वोल्टेज का एंगल कितना है, हाँ। मतलब ये तो मैं तुमको समझा रहा हूँ, लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल करोगे ना तो कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है चैप्टर। अब आ जाओ वी एल। वी एल इक्वल टू आई नॉट, क्या आई नॉट, एल नहीं, इसका जैसे इंडक्टेंस होता है, इसका हम एक एक्सएल पिछली क्लास में निकाला था, जैसे रेजिस्टेंस का होता है एक मतलब रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, इसका एक होता है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, हाँ हाँ, ये तीनों सीरीज में लगा रखे हैं। तो अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं निकालने की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो तब निकलता है ना जब सारे रेजिस्टेंस जोड़ रखे हों, क्यों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है ना, सीरीज पैरेलल ये वो। लेकिन यहाँ तो ये कुछ अलग ही, कैपेसिटर है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस नहीं बोलते, रिएक्टेंस बोलते हैं। वो बिहेव रेजिस्टेंस की तरह करता है, उसको रिएक्टेंस बोला जाता है, सही है। ऐसे ही ये है, इसका रेजिस्टेंस नहीं होता, इसका होता है रिएक्टेंस। तो इसका क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस बोल रहे हैं। तो वही है, ये इंडक्टर की बात करें तो आई वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर आता है ना, आर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्टेंस, उसको बोलते हैं एक्सएल, और फिर आगे लगेगा साइन, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 ज्यादा हो जाता है, ओमेगा टी प्लस π/2, इसका एंगल 90 ज्यादा होता है, किससे, करंट से। अब आ जाओ कैपेसिटर पे, आई नॉट इंटू एक्स सी, कैपेसिटिव, हाँ लिखवाया था एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, साइन, इसका एंगल होता है करंट से 90 पीछे कम, ओमेगा टी माइनस ये। अब इन तीनों को ऐड करना है, तो तुम सीधा ऐड नहीं कर सकते, क्यों, हाँ, तो गड़बड़ कैसे करें, फेज डायग्राम से, इसलिए फेज डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फेज डायग्राम से कैसे ऐड करते हैं, इसको हम वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। कैसे बने वेक्टर, जैसे कि अब एक चीज याद रखो जो मैंने बताया था फेज डायग्राम बनाते हुए, फेज डायग्राम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें इन तीनों को ऐड कर सकें। ऐड ऐसे नहीं कर पाओगे, साइन वाइन खोलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आसान तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका, एक फेज डायग्राम बना के हम ऐड करते हैं। कैसे, करंट को हमेशा इधर लेना है, करंट को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, तो करंट का एंगल क्या है, ओमेगा टी। वी आर किधर आएगा, वी आर का एंगल कितना है, ओमेगा टी, तो वी आर भी उधर ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम एंगल है तो सेम डायरेक्शन में आएगा, हाँ, वी आर भी उधर आएगा। अब वी एल किधर आएगा, वी एल का एंगल, हाँ, 90 ज्यादा है, किससे, करंट का एंगल ओमेगा टी था, वी एल का एंगल 90 ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो ऊपर आ जाएगा, ये लो वी एल। और कैपेसिटर के वाले का वी सी, हाँ, बस खत्म कहानी, ये लो, ये हो गया वी सी। अब ये ऊपर ये नीचे, तो इनका नेट कुछ आएगा, जैसे फोर्स लगता है ना, 5 इधर 2 नीचे, तो 5 - 2 नेट फोर्स हो जाता है। तो ये मान लो ये ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा नेट, बस ऊपर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट इधर है, वी आर इधर है, और लग रहा है
वी एल माइनस वी सी, सही है कि नहीं? टोटल वोल्टेज निकाल लेंगे। अगर वी सी ज्यादा होगा तो नीचे लग जाएगा वो, ठीक है। हाँ अब निकाल, हाँ क्योंकि हमको वोल्टेज पता नहीं है ना कि टोटल, इन तीनों को सम करने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे डायरेक्टली सम नहीं होता क्योंकि साइन वाइन लगा रखा है इसमें, और उनके एंगल भी अलग है। तो अब ये वी एल माइनस वी सी ऊपर और वी आर नीचे, और ये दोनों ऐसे हैं, वी एल माइनस वी सी और वी आर। तो अब ये वेक्टर की तरह ऐड होंगे। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे ऐड होते हैं? रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, ये v। तो v कैसे होगा? v बताओ, रिजल्टेंट क्या होता है? दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, याद है कि नहीं? पैरेललोग्राम लो, रूट, हाँ हाँ। तो ये जो v निकाल रहे हैं हम, ये v कुछ भी हो सकता है, v नॉट, वी आर एम एस। तो वी आर एम एस निकालते हैं क्योंकि वी आर एम एस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? वी आर स्क्वायर प्लस, हाँ वी एल माइनस वी सी का, ऐसे ही करते हैं ना, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या गया? ठीक। अब यहाँ पे भी हमने हमने अगर वी आर एम एस निकालना है नेट, तो ये सारे वी आर एम एस हो जाएंगे। तुम्हें वी नॉट निकालना है तो यहाँ पे वी नॉट डाल दो, ये सारे वी नॉट हो जाएंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम। तुम्हें एवरेज निकालना है तो एवरेज कर दो, जो निकालना हो कर दो। हम निकालते हैं वी आर एम एस क्योंकि उसकी जरूरत ज्यादा होती है, सही है कि नहीं? अब ये वी आर वी, ये क्या होता है फॉर्मूला? आई आर एम एस, अरे वी आर एम एस क्या होता है? वी आर एम एस रेजिस्टेंस में क्या होता है? आई आर एम एस आर, मतलब कौन सी ओम्स लॉ लगाना है। वी इक्वल टू, तो cos 90 का तो जीरो आ बस गया। आई कौन सा लोगे? आई आर एम एस, क्योंकि हम वी आर एम एस निकाल रहे हैं। हाँ cos 90 का जीरो आ गया। काय 90, हाँ हाँ हाँ, ज्यादा भी नहीं। और क्या, आई आर एम एस आर, वी इक्वल टू आई आर। तो आई कौन सा लोगे? आर, आर एम एस, क्योंकि हम आर एम एस निकाल रहे हैं। रेजिस्टेंस आर एम एस नहीं होता, करंट और वोल्टेज होता है बस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है। हाँ, अब वी एल क्या हो जाएगा? आई आर एम एस एक्सएल, आर कहां से आएगा? माइनस आई आर एम एस एक्सी का होल स्क्वायर, सही है कि नहीं? अब ना ध्यान से देखो, आई आर एम एस कॉमन ले लें तो उसका स्क्वायर भी तो बाहर आएगा, और फिर आई आर एम एस इन दोनों में से कॉमन लेके, फिर कॉमन लेके फिर पूरा बाहर आ जाएगा। अब आ सकता है कितना आएगा? तो आई आर एम एस पूरा बाहर निकाल सकता है रूट से? हाँ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अरे क्यों, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों भाई? आई आर एम एस रूट क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस, ये है वी आर एम एस। अब ये सोचो ओम्स लॉ की तरह सोचो, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू, अब आर नहीं बोलेंगे इसको, कुछ रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये हमारी इक्वेशन बन गई पूरे सर्किट के लिए। ये वी आर एम एस कौन सा है? जो हमें टोटल निकालना है, टोटल। टोटल मतलब इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, जो भी किया हमने वेक्टर वेक्टर फेज डायग्राम लगा के। तो ये टोटल वोल्टेज है इक्वल टू करंट, टोटल वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ही तो होगा। इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बोलते नहीं है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये उसके जैसा ही है, टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन इसको बोलेंगे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? बस नाम है इसका, कुछ नहीं है। इसको बोलेंगे हम वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस जेड, और जेड की वैल्यू क्या है? रूट, यार ध्यान देते हैं, जेड की वैल्यू क्या है? इम्पीडेंस। आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, हो गया ये काम।
लिख लो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में करवा रखा है, इसको हटा देता हूँ। सही है कि नहीं? अभी रुक जाओ थोड़ा, इम्पिडेंस निकल गया। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारा टोटल वोल्टेज निकला V, वो करंट से कितना आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, जो एंगल करंट और वोल्टेज के बीच में है। ठीक है, फेज डिफरेंस। तो वो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, देखो, tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन ये फाई है। तो ये tan फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर वाला अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है? इसको ऐसे लिख लो, चलो बताओ, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। और वी एल को क्या लिख सकते हैं? आई आर एम एस एक्सएल, वो कट जाएगा ना, आई आर एम एस एक्सी अपॉन आई आर एम एस आर। ये देखो कट गया कॉमन लेके सब, तो क्या आ जाएगा? एक्सएल माइनस, तो इसीलिए उन्होंने सीधा लिख दिया, कोई बात नहीं, ये हो गया। फाई क्या है? फाई इज फेज डिफरेंस। अगर ये फेज डिफरेंस फाई अगर पॉजिटिव आया तो, इफ फाई इज पॉजिटिव, क्या मतलब है? क्या मतलब है? बताओ बताओ बताओ। फाई पॉजिटिव आ रहा है, डायग्राम देखो ना, फाई पॉजिटिव आ रहा है मतलब वी ऊपर, वी ऊपर का मतलब जो वोल्टेज है वो करंट से आगे, आगे है, ज्यादा नहीं है, मतलब आगे चल रही है। उसको बोलते हैं कि वोल्टेज लीड्स करंट। वोल्टेज जो आगे चल रहा है ना, वो लीड करता है, वोल्टेज लीड्स करंट। और इफ फाई इज नेगेटिव, तो वोल्टेज, तो फिर फाई नेगेटिव आएगा तो मतलब ये वोल्टेज पीछे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा तो कौन कौन लीड करेगा फिर? करंट आगे चल रहा है, करंट, हाँ, करंट लीड्स वोल्टेज। ठीक है, ये याद रखना है, लिख डालो। समझ में आया कहां से लिखना है? यहां से चालू करो, ये सीरीज वाला है, सब पैरेलल भी होता है। इसके इसके बगल में डायग्राम बनाना वो वाला, ठीक है? नहीं, पैरेलल नहीं होता ये, ठीक। उसके बाद वो लिखो, फिर ये लिखो Z, उसके बाद ये लिख दो फेज डायग्राम, ओ फेज डिफरेंस। इसके वो लिखना है VRMS, हाँ वो लिखना है वो कोने में, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया, इसमें वोल्टेज, रेस, इम्पीडेंस बोलते हैं उसको, ये सब निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे पता चलेगा। तो फिर हाँ, इसमें कंडीशन पे आती है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या है? कि हमारे सर्किट में करंट जो हो वो मैक्सिमम हो जाए। वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस क्या है? जेड है। ये एलसीआर की पूरी कहानी है, ठीक है? तो आई आर एम एस वी आर एम एस बाय जेड। हमें आई आर एम एस जो करंट है हमारे सर्किट में, उसको ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करूँ बताओ? जेड कम, क्योंकि जो वी आर एम एस है ना, आमतौर पर कांस्टेंट होता है। घर में जो सप्लाई आती है 220, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो उतनी ही आ रही है, उसको नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हम जेड को तो कर सकते हैं ना कम, जेड को कम करते हैं। तो एट रेजोनेंस, जैसे घर में बोलते हैं बहुत सारी चीजें एक साथ मत लगाओ, एक साथ मत लगाओ मतलब जैसे फ्रिज भी, कभी प्रेस, मोटर, ये सब चीजें एक साथ मत चलाओ।
हाँ लोड बढ़ जाता है। तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये है कि करंट ज़्यादा आ रहा है आपके घर में। आप जितनी वोल्टेज चीज़ें, रेट भी ऊपर नहीं है, वोल्टेज तो 220 है, वो तो फिक्स्ड। वो हर हर जगह चीज़ स्विच 220, बोर्ड में होती है। कहीं भी डालो, चार्जर डालो 220 दे रहा है उसको, एसी चलाओ 220 दे रहा है। अभी कुछ नहीं। बस करंट ज़्यादा कोई खींचे, ये खींचता 2-2.5 एम्पेयर 3 एम्पेयर करंट, ये खींचेगा 0.1 0.05 ऐसे कुछ खींचेगा, ठीक है। पंखा कुछ खींचेगा, वो कुछ खींचेगा, तो बहुत कम कम खींचते हैं। 220 वोल्ट पे अलग अलग करंट खींच रहे हैं। अब तुम प्रेस भी चलाओगे, 4 एसी चला दिए तो 4 एसी का मतलब 12 एम्पेयर करंट आ गया। तो बहुत अच्छा। 12 एम्पेयर का मतलब हुआ कि अगर बिना एसी के ना 20 घर भी चल सकते हैं, क्योंकि ये कितना एम्पेयर करंट लेता है, अरे आधा भी नहीं लेता हो, तो आधा छोड़ो, इसी की तरह लेता 0.1 लेता होगा, है या इसी की तरह लेता है? 3 एम्पेयर। पता नहीं है। 3 एम्पेयर मतलब अगर एसी नहीं चलाओगे ना, तुम्हारे घर में अगर 2 पंखे, 2 लाइट, फ्रिज चल रहा है, किचन की लाइट चल रही, खाना बन रहा, सब हो रहा है, टीवी चल रहा है, वो सब एसी के बराबर है। हाँ ये तो है। मतलब कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। वो सारा काम दो दो 2 एम्पेयर में हो जाएगा। या फिर 2 टीवी, 2 पंखे, 2 लाइट, एग्जॉस्ट फैन, आपको कितना हो गया? 3 एम्पियर ये सब मिला के 2 एम्पेयर। और ये 3 एम्पियर, हाँ 5 एम्पियर इस टाइम यहाँ यूज हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो आधा एम्पेयर भी नहीं होगा यार। मैं तो कह रहा हूँ कि एक दो एम एक एक 1.5 2 एम्पेयर तो तब होता है जब 2 पंखे चल रहे हों, लाइटें चल रही हों तीनों कमरों की, टीवी चल रहे हों, 5 करोड़ के। 3-4 कमरे हैं, सबके पंखे लाइट चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं 3-4, वो तो टोटल मतलब मिला वो के। है, घर पे अगर इतना चीजें खुली छोड़ दी ना तो घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं बाहर निकालने की अलग बात है, वो एसी के बराबर बोल रहा हूँ मैं, वो सारा। एक बार तो मैं एसी 16 पे छोड़ के जा 1 घंटा पता है गाया पता चला एसी 16 पे चल रहा है तो फिर आया फिर 5 का 1 घंटा छोड़ा, 1 घंटा बस बस 1 घंटे में ज़्यादा कुछ नहीं नहीं होता। 16 पे था 16 से कुछ नहीं होता, थोड़ी देर में ठंडा करके बंद हो जाता है। ये अरे देखो अभी चालू हुआ, आवाज़ आई ना, इससे पहले बंद हो रखा था। तो बंद भी तो होते हैं, फ्रिज नहीं बंद होते, फ्रिज भी कांपने लग जाते हैं, हाँ फिर बंद हो हाँ, जाते हैं, क्यों मैंने होते हैं? देखा, मैंने पकड़ा ऐसे तो वो ऐसी छोड़ एसी के तो काम शेक करता है। होते थे। हाँ ये अपने आप ही हो जाता है, इनमें बंद हो ऑन हाँ, ये सब। टेम्परेचर सेंस करता है ना, कि इतना मैंने 29 कर रखा है, अब कमरे का टेम्परेचर सेंस करेगा, 29 हो गया, बंद हो गया, अब क्या जरूरत है? जब टेम्परेचर 29 चाहिए तुमको, 29 हो गया तो बंद करो, फिर उसके बाद बंद हो गया, फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, फिर टेम्परेचर बढ़ फिर 30 हो जाएगा तो चालू हो जाएगा। ये रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम, क्यों सही है कि नहीं? तो Z क्या होना चाहिए? जाएगा मिनिमम। Z का फॉर्मूला क्या है? R² प्लस, एक्सेल माइनस बस। Z मिनिमम कब हो सकता है? जब हम क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं? जब हमारा ये जैसे फैन है, बनता है किससे? अंदर से कॉयल वॉयल लगाते हैं, ये करते हैं, देखा है ना अंदर से। तो जो तार वार हम ये लगाते हैं, कॉयल बनाते हैं, उसका रेजिस्टेंस होता है, वो कम नहीं कर सकते उसको। क्या कम करोगे? तार ही कम कर दोगे तो क्या पंखा चलेगा? रेजिस्टेंस को हम छेड़ नहीं सकते, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस को मानो कि वो उतना है, कुछ है, क्या कर सकते हैं बताओ, और क्या कर सकते हैं? तो फिर तो एक्सएल माइनस एक्सी के स्क्वायर कम कर दो। कम कर कितना कम हो सकता है ये? 0, उससे कम तो हो ही नहीं सकता, माइनस में तो नहीं हो सकता। एक्सएल माइनस एक्सी को 0 कर दो, माइनस चला के कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे है क्या फर्क पड़ेगा? तो माइनस में चला के दोनों में कौन दोनों में? तो एक्स ही माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा एक्सी माइनस कैसे हो सकता है? होता है कैसे हो सकता है? एक्सी इक्वल टू 1/c ओमेगा है। कैपेसिटेंस नेगेटिव हो सकती है, हाँ, ठीक है और फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसीलिए एक्सएल एक्सी आर ये नहीं हो सकते, तो फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है कि नहीं? हाँ, फेज डायग्राम से निकाला हमने वो। एक्सएल और एक्सी जब बराबर होंगे तब जाके जेड मिनिमम होगा, जेड मिनिमम
एट एक्सएल इक्वल टू एक्सी। एक्सएल का फॉर्मूला क्या है? एल ओमेगा, एक्सी का 1/c ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/LC। तो ओमेगा बन गया 1/√LC। इस ओमेगा को बोला जाता है रेजोनेंट या एंगुलर रेजोनेंट, एक मिनट, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2π इक्वल टू 1/√LC। न्यू क्या हो जाएगा? 1/2π√LC। इस न्यू को बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बात। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कोई पूछे तो उसका फॉर्मूला सीधे मैं बताता हूँ एक चीज़। इसमें चैप्टर में ना एक छोटी सी गड़बड़ ये है कि क्वेश्चन में ये बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो। तुम क्या निकालोगे? ये या ये? कुछ भी निकाल दो, गलत नहीं है। कुछ भी निकाल दो, कोई गलत नहीं कर सकता। गलत नहीं कर सकते हो, कुछ भी निकालो, ठीक है। लेकिन मान लो ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें बोल रहे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो, तब क्या निकालोगे? तब तुम देखोगे ऑप्शन में उसकी यूनिट क्या है। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर स्पीड की, और न्यू की होती है हर्ज। अगर हर्ज में है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर उसमें एक भी उसमें अगर रेडियन रेडियन में एक भी कुछ मतलब ऑप्शन अगर एक भी रेडियन में होगा ना तो उसके आगे लिखा होगा ओमेगा इक्वल टू, या तो न्यू इक्वल टू लिखा होगा। ऐसा लिखा होगा न्यू इक्वल टू 50, ओमेगा इक्वल टू 100, तो चूज करो। तो सीधा ही उसने बता दिया। क्यों? ऐसा कन्फ्यूजन कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर सिंपली क्वेश्चन में वो पूछा है कि फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो कुछ भी निकाल के छोड़ दो, सही है। वो जिसमें लिखने वाला होता है, वो जो चेक करता आदमी, वो सही करेगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, लिख लो। इनविजिलेटर नहीं, इनविजिलेटर तो हाँ, जो तो हाँ निगरानी जो कर रहा है, नकल वकल न मारे बच्चे, वही। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये, कुछ नहीं है, नॉर्मल। डिवाइस बुलाएगा रेजोनेंस एक कंडीशन है। कंडीशन कैसे क्रिएट होगी नहीं तब क्रिएट होती है जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं। ये देखो मैं बताता हूँ, इधर देखो, पंखा है सबसे अच्छा एग्जांपल। इसमें कॉयल है, तारे घुमा घुमा के, देखा है अंदर से घुमा घुमा के, नहीं देखा? हमारे घर में तो आज तक कोई पंखा उतरा ही नहीं। ऐसे ऐसे होती है। अच्छा, वो बॉल बेयरिंग होती है जो? नहीं नहीं नहीं, कॉपर की वायर के लपेट लपेट के कुछ कुछ बनाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे कॉयल होते हैं, पंखे के अंदर होता है ऐसा, देखा है कि नहीं? सोने जैसा, गोल्ड के कलर का कॉपर, नहीं देखा? कोई बात नहीं, जो भी है। होता क्या है ना, पंखे के अंदर ना लंबी सी तार लेते कॉपर की, उसको लपेट लपेट के वैसे कॉयल बना देते हैं। कॉयल, कॉयल से ही घूमता है पंखा, ठीक है, इधर देखो। अब क्या है, उसका रेजिस्टेंस है। अब ये जो लपेटा तुमने, तो ये एक इंडक्टर भी तो उसकी तरह ही बिहेव करेगा। इंडक्टर भी है, इंडक्टेंस भी है। तो जब अगर हमको इसमें रेजिस्टेंस है और इंडक्टर भी है, क्योंकि हमने तार से घुमा घुमा के बना दिया, तो घुमा घुमा के जब बनाते हैं तो उसका इंडक्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस तो होना ही है, क्योंकि जहाँ पे लोहा है, तार है, वहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर है। तो मैं अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए, सर्किट में ज़्यादा करंट आएगा, ज़्यादा घूमेगा, तो उसके लिए जेड क्या होना चाहिए? मिनिमम। एक्सल और एक्सी
लेकिन एक्सी तो है ही नहीं, तो कैसे करोगे रेजोनेंस, ज़्यादा करंट कैसे करोगे, जेड मिनिमम कैसे करोगे? तो हम क्या करते हैं, बाहर से एक लाते हैं कैपेसिटर, वो डालते हैं, ले वही है कैपेसिटर लगा देते हैं, तभी तो लगा रखा है। कंडेंसर सुना है? अरे होता नहीं है सिलेंडर जैसा, हाँ वो ये जिससे टोपी speed उठा के तेज हो देखो, जाती है, सिलेंडर जैसा होता है। व्हाइट कलर। हाँ ऐसा जिससे स्पीड तेज हो जाती है। हाँ वही, तो वो लगा दिया। अब हमने ऐसा कैपेसिटर लगाया जो एक्सेल को बराबर कर रहा है, ठीक है कि नहीं? बराबर कर दिया तो रेजिस्टेंस जेड हो जाएगा मिनिमम, पंखा घूमेगा तेज। क्या समझे? ठीक है कि नहीं? डिवाइस में होते हैं, तो इसीलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम करंट ज़्यादा ले सकें, ज़्यादा घूम। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल तो है ही, सब कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। वो physics तो बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ है केमिस्ट्री भी है वो, केमिस्ट्री भी है। सेंसलेस है केमिस्ट्री। नहीं है नहीं chemistry सर, कैसे है, अभी तुम्हें लग नहीं रहा लेकिन है कहीं ना कहीं। इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं है। कुछ भी केमिकल मिला दो, कुछ भी रिएक्शन हो कुछ जाता भी हो जाता है उसमें, नहीं कुछ भी तो हो जाता है, लेकिन है। ऑक्सीजन मतलब उसका होता है कुछ। सर उसमें कोई सेंस नहीं बनती, उस सब्जेक्ट की सेंस नहीं बनती, वो तो पहले तो सब्जेक्ट ही सेंसलेस होता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी देर पहले मैम कुछ बोलती है, थोड़ी देर बाद बोलती है नहीं ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे हुआ। वो अपनी, मतलब उसमें कोई नहीं, अगर आप कोई लॉ भी पढ़ लो ना तो वो कोई ऐसी स्टेबिलिटी नहीं है उसमें। नहीं है। ऐसा बड़ा मेरे को तो अजीब सब्जेक्ट लगता है, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखती उसमें। तो रटना पड़ेगा उसमें कुछ कुछ चीज़ें। हाँ कुछ कुछ नहीं, मैं तो रट रट के चल रहा है मेरा, तो पास हो रहा है, वरना तो मैं हो गया। और मैं क्या, वो सब्जेक्ट उसमें कुछ नहीं है, आप एक बार अगर केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो दोबारा से देखने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इतना इतना पड़ता है, वो इतना बुरा सब्जेक्ट है। अच्छा जबकि फिजिक्स सबसे अच्छा है, इसको बार बार पढ़ो। हाँ रटना ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा फॉर्मूले याद रखने और थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व दिमाग, करने में तो न्यूमेरिकल अच्छा सॉल्व करने लगता से है, हाँ। सॉल्व हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई अचीवमेंट जैसी हो गई है, अच्छा लगता है, मजा आता है सॉल्व करने में। हाँ केमिस्ट्री में नहीं आता, होते ही नहीं। पावर, पावर निकालते हैं इसी सर्किट में, ठीक है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पावर निकाल रहे हैं, इंटीग्रेट, हाँ हाँ, आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पे आर नहीं है ना, यहाँ पे तो एक्सएल भी है ये, अब जेड भी नहीं बोलेंगे। एक फॉर्मूला होता है वी आई, वी आई, वी आई डी टी अपॉन डी टी, इससे निकालते हैं एवरेज पावर। इसकी डेरिवेशन है, लेकिन तुम्हारे बिल्कुल काम की नहीं है। कराऊं क्या? बोलो, करवा देता हूँ। हैं? पेपर में आएगी। पता नहीं यार, अब है कि मैं नहीं, करवा तो मजा आता है डेरिवेशन। कोई बात नहीं। एवरेज पावर निकालने, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। हाँ करना पड़ेगा, करना, कोई बात नहीं, बहुत सारा नियम है, ठीक ठाक हो जाएगा भी। इन किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे एवरेज पावर है पी, तो ये क्या चीज़ है? इंस्टेंटेनियस पावर। पावर क्या होती है? वी आई, वी चेंज हो रहा है, आई भी चेंज हो रहा है, तो एक किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे पावर क्या होगी? इंस्टेंटेनियस पावर वी आई, वी आई। उस इंस्टेंटेनियस पावर का इंटीग्रेशन करना है एक साइकिल तक, कुछ भी लगा लो, कौन सी साइकिल का टाइम क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा या पाई बाय ओमेगा, जो भी ले लो यार, हाफ साइकिल ले लो चाहे फुल साइकिल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से पाई बाय ओमेगा है। क्या पिछले लास्ट लेक्चर देखना, उसमें मैंने बताया एक साइकिल का टाइम क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है कि नहीं? सुना है क्या? मैं बताता हूँ, सुनो, इस चैप्टर में ना डेरिवेशन बिल्कुल भी काम की नहीं है, वो तो कैसे इंपॉर्टेंट है, कुछ काम की नहीं, बेकार है सब। तुम्हें सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं, न्यूमेरिकल ही आते हैं इससे, और कुछ नहीं आता। कौन सी डेरिवेशन याद करो, तुमने बोला नहीं? पावर की और की, ये इंटीग्रेशन वाली याद कर लो बस। याद कर लो, समझ नहीं पड़ती है। टीचर तो ऐसे बोलते हैं, याद कर लो। मैं बता रहा हूँ, पढ़ाने में इस चैप्टर से डेरिवेशन बिल्कुल भी काम की नहीं है, बेकार है एकदम, बिल्कुल बकवास,
डेरिवेशन तो मैं बोलूँगा ही नहीं उनको, क्योंकि यार थोड़ा इंटीग्रेशन वाला हो जाता है ना। अब जिनके पास मैथ्स नहीं हो, कहाँ से कौन पूछ रहा है यार इंटीग्रेशन? तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है, तुम कहाँ से इंटीग्रेशन करोगे? रट लो। हैं? अभी मैंने इंटीग्रेशन पढ़ी। पढ़ ली थी, हो गई। ठीक है, तब तो तुमको आता है। ये देखो इधर, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय ओमेगा, v कितना है? अरे v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हो सकता है कि नहीं? क्योंकि हम सीरीज एलसीआर की बात कर रहे हैं, जिसमें v ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मान लेते हैं ऊपर है, तो करंट इधर है और v ऊपर है, तो उनके बीच में कुछ तो एंगल होगा। अगर करंट का एंगल ओमेगा टी है तो वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी से थोड़ा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? जितना वो फेज डिफरेंस है। फाई निकाला था ना अभी, समझ में आया? इसीलिए मैंने वी नॉट के साथ जो एंगल है वो ओमेगा टी से थोड़ा ज्यादा ले लिया। कम भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का एंगल तो मैंने ओमेगा टी ले लिया, तो वोल्टेज का एंगल कुछ भी हो सकता है। सीरीज एलसीआर सर्किट है, तीनों लगे रखे हैं, वोल्टेज कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ फाई हो सकता है, तो कुछ का एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, इंटू डी टी डिवाइडेड बाय क्या? 0 से पाई बाय ओमेगा। अरे इधर नहीं गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी, टी पे लिमिट लगेगी पाई बाय ओमेगा, तो क्या आएगा? पाई बाय ओमेगा माइनस 0, सिंपल। ठीक, वी नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुमको, ये तो सिर्फ मैं ऐसे ही करा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला था करा दे। P इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आता है, मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को याद रखना है और वही लगेगा। जब हम असाइनमेंट करेंगे ना तो तुमको फील आएगा कि हाँ यार इसमें तो डेरिवेशन कुछ काम की नहीं है, न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला लगा के वी नॉट आई नॉट और इंटीग्रेशन, अब बताओ साइन ए साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? बताओ बताओ भाई। हाँ हाँ, कुछ होता है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 डिवाइड करो, और उसके बाद इसके नीचे तो है ही पाई बाय ओमेगा। क्या कर दिया? फॉर्मूला बनाने के लिए, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा तो सब है ही, पर याद कैसे रहता है? मुझे अभी तो पढ़ा के आऊँ परसों परसों भी पढ़ाया था, इसीलिए क्यों, मैं तो 3 बार पढ़ा चुका। मैंने सुनो, मैंने ये चीज पिछले 4 दिन में 3 बार पढ़ा दी, बस कोई नई बात थोड़ी है यार। तब भी आपको पास आउट हुआ, आपको पढ़े कितना टाइम हो गया, आपको तो याद है। अभी तो पढ़ा है मैंने, कल ही तो पढ़ा है कल ही तो पढ़ा है, जितना भी टाइम हो गया हो, ये फॉर्मूला तो मैंने कल ही पढ़ा है, इसलिए याद है। अगले साल जब दोबारा आएगा तो मैं सोचना पड़ेगा, अच्छा यार तो याद हो जाता है, कुछ नहीं है। 2 साइन ए साइन बी क्या फॉर्मूला है? पाई बाय ओमेगा। अरे क्या हो जाएगा बताओ? 0 से पाई बाय ओमेगा 2 साइन ए साइन बी होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, a माइनस बी कितना होगा? cos फाइव, cos फाइव माइनस cos a प्लस बी, हाँ 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, और कितना हो गया ये? डी टी। ठीक है कि नहीं? अब इधर आ जाओ, पावर वी नॉट आई नॉट बाय 2 पाई बाय ओमेगा भी है ही। अब बताओ cos फाइव का इंटीग्रेशन, पाई कांस्टेंट है। हाँ और क्या, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना, बाहर का cos फाइव तो कांस्टेंट है, उसके साथ टी आ जाएगा, cos फाइव इंटू टी, और टी पे लिमिट लगेगी 0 से पाई बाय ओमेगा माइनस cos, फिर उसका इंटीग्रेशन होगा कुछ, उसका होता है साइन, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों, ये तो कर रखा है ना इंटीग्रेशन, 2 ओमेगा टी, सॉरी 2 ओमेगा टी प्लस फाइव और नीचे 2 ओमेगा। ये समझ में आया कैसे हुआ?
इसका भी डिफरेंशिएशन डिवाइड करते हैं। क्यों, पढ़ रखा है कि नहीं है? हाँ। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रखा। ये इस पे लगाओ लिमिट 0 से, अगर ये सिर्फ ओमेगा टी प्लस 5 होता तो नहीं देते नीचे। हाँ तब सिर्फ तब ओमेगा सिर्फ ओमेगा आता। ओमेगा क्यों? वो कांस्टेंट है ना, टी के साथ डिफरेंशिएट करोगे ओमेगा तो आएगा ही। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है कि नहीं? तुमने, क्योंकि तुमने वाई और एक्स में पढ़ा ना सब कुछ, तुमने इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स में पढ़ा है, तो तुम्हारा दिमाग एक्स में घूम रहा है। हाँ, इसमें ये है थोड़ा नया नया हाँ कुछ हाँ सीखना। हाँ, वही है। और यहाँ पे मैं सी लगा दूँ, के लगा दूँ, ये लगा दूँ, वो लगा दूँ, थोड़ा दिमाग हो जाता है। अब क्या करो, उसको क्या करो, लिमिट रखो, P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाय 2 पाई बाय ओमेगा। अरे कितना हो गया ये, cos फाइव, अरे पाई बाय ओमेगा आ जाएगा ना लिमिट लगा के, और माइनस ये लगाओ, टी की जगह पे पाई बाय ओमेगा रखो, कितना आएगा, साइन 2 पाई प्लस 5। वो क्या होता है? अरे साइन 2 पाई प्लस 5, अरे तुम्हें मैथ से यार बताओ ना, साइन 2 पाई प्लस 5, साइन 5 साइन 360 प्लस थीटा, साइन Sin थीटा, theta, हाँ। वही है ये, साइन 2 पाई प्लस 5 साइन 5। ठीक है, और 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर साइन 5, तो फिर माइनस करके क्या आएगा? पहले मैंने वो, एक मिनट रुक जाओ, मैं लिमिट रख रहा हूँ, लिमिट पाई बाय ओमेगा रखो यहाँ पे, क्या आएगा 2 पाई, साइन 2 पाई प्लस 5 क्या हुआ, साइन 5, माइनस नीचे वाली लिमिट, ऐसे ही करते हैं ना, तो sin 5 होगा। तो कट गया, 0 क्यों आएगा? sin 5 आएगा ना। 0 ही आएगा। ऊपर वाली लिमिट रखी तो क्या है, साइन 5, नीचे वाली लिमिट रखी तो क्या है, साइन 5, और दोनों को ऊपर वाली नीचे वाली लिमिट रखने के बाद माइनस करते हैं ना, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 0। ये पाई बाय ओमेगा कट गया, ये आ गया वी नॉट आई नॉट बाय, इसको 2 को ऐसे लिख लो, √2 इंटू √2 cos 5, वी नॉट बाय √2 क्या होता है, वी आर एम एस, आई नॉट बाय √2 cos 5, खत्म कहानी, पावर हो गया। ये डेरिवेशन, ये है फॉर्मूला छोटा सा आखिरी में। अब देखो यहाँ पे ना, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, किसको, cos 5 को। बिजली का बिल देखा अपना, उसमें लिखा रहता है पावर फैक्टर, इसकी वैल्यू कितनी होती है cos फाइव? पावर फैक्टर लिखा रहता है? वैल्यू किसकी, cos फाइव निकालनी कुछ भी हो सकती है वैल्यू, अरे 5 कुछ नहीं हो सकता, कुछ फेज डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है। फिर वही मैथ्स नहीं है, अजीबोगरीब सवाल। अच्छा, ये बायो है। हाँ ये तो है, पावर फैक्टर इक्वल टू cos 5, और इसकी वैल्यू होती है r बाय z, हाँ ये याद रखना है, ये याद रखना है। तो फेज डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये रहा बस, लिख लो। पावर निकलती रेजिस्टेंस से ही है, जो भी चीज गर्म हो रही है ना, यहाँ पे पंखा गर्म होता है, वो रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, कैपेसिटर की वजह से नहीं हो रहा। कैपेसिटर भी गर्म होता है, वो भी रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। ये भी रेजिस्टेंस, हर दुनिया में हर चीज गर्म हो रही है, बिजली की जो करंट के जाने से जो भी गर्म हो रहा है वो रेजिस्टेंस से हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। बैटरी भी गर्म हो जाती है, उसका भी रेजिस्टेंस होता है, वो भी गर्म हो रहा है। हाँ समझे कि नहीं? हाँ, ट्रांसफार्मर क्या होता है, हाँ लगे होते हैं ना कॉलोनी के बाहर, खंभों पे भी लगे होते हैं, और ये यहाँ पे भी ना स्कूल के बड़े बड़े कहीं कोने में कूड़ेदान के बगल में, मैंने देखा था खंभे के ऊपर, उसमें स्पार्क हुआ। एक तो वो भी होते हैं, और थोड़े बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी होते हैं जो जैसे कमरे टाइप के बना रखे होते हैं सड़क के किनारे, यहाँ से जाओगे स्कूल के बगल में है जो पावर प्लांट। पावर प्लांट क्या होता है, हैं?
जहां से बिजली आती है, बिजली जहां बनती है, और कुछ नहीं है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो होता क्या है कि जहां बिजली बनती है वो तो बिजली दे देगा, लेकिन मान लो कि छत्तीसगढ़ में बिजली बन रही है और यहाँ से दिल्ली तक आने में तारों से भेजेगा ना, दो तारें आती हैं, तारों से आता है करंट, तो जो तारे हैं वो भी गर्म हो जाएंगी क्योंकि करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है। पावर लॉस, तो लॉस हो जाता है। तो लॉस बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर का काम है क्या, क्या है काम, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। जैसे पावर प्लांट से बिजली निकल रही है, सपोज 220 वोल्ट पे, हमें तो 220 चाहिए, लेकिन रास्ते में 220 आती रहेगी ना वोल्टेज पे, तो उसमें पावर लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा उसको, पावर लॉस को कम करने के लिए हमें जो तारें होती हैं जिससे वो बिजली आ रही है हमारे घर में, उसमें वोल्टेज बढ़ानी होती है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना पावर लॉस कम होगा। तो पावर लॉस इन ट्रांसमिटिंग केबल्स, मतलब जो तारें आ रही हैं पावर प्लांट से हमारे घर में, कैसे आती है, खेतों से होती आती है, मतलब बड़े बड़े खंभे देखे तुमने, 100-100 मीटर इतने, बहुत बड़े। हाँ, तो वो उसमें वो उतने ऊंचे क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें ना हाई वोल्टेज लाइन है, हाई वोल्टेज। तो ट्रायंगल जैसे टावर्स होते हैं क्या वो? कौन से वाले? ट्रायंगल जैसे हाँ हाँ हाँ, बड़े बड़े ऐसे, हाँ ऐसी तो ये ऐसे करके कुछ कुछ, और यहाँ पे आदमी रहता है और यहाँ बिजली जा रही है, मतलब उसके सामने ऐसा, मतलब इतना बड़ा होता है टावर, क्योंकि इसमें 50,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट है इसमें। आदमी इसके पास चला जाएगा ना तो मर भी सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है, झटका लग जाएगा उसको। मैं करंट कितना मैक्सिमम होता है? हैं, करंट की वैल्यू कितनी मैक्सिमम हो सकती है? करंट तो जितना मर्जी कर लो यार, जितना चार्ज पास कराओगे उसके हिसाब से। 12 एम्पीयर में 20 मिनट चल रहे हैं तो 50,000 एम्पीयर होगा तो पूरा देश चल जाएगा। पूरा तो यहाँ पे तो धरती घूम जाएगी पूरी। अरे 50,000 एम्पीयर में, मतलब अगर इमेजिन करें तो 50,000 एम्पीयर में तो बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा। 50,000 भी कम पड़ जाता है कहीं कहीं, जनता भी तो बहुत ज्यादा है। कम पड़ जाता है 50,000। हम्म। इधर देखो, याद रखो उसको, पावर लॉस इन ट्रांसमिटिंग केबल्स हमें कम करना है, पावर लॉस को कम ही करना है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। वोल्टेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना पावर लॉस कम है। तो हम क्या करते हैं, पावर प्लांट से स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, वो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इट इंक्रीजेज और, ट्रांसफार्मर करता क्या है, इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द वोल्टेज बस। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाएगा और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कम कर देगा। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर ने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया। अब उसके बाद तारों से हमारे घर पे बिजली जा रही है, मतलब शहर में, ठीक है। फिर शहर में घुसने से पहले, क्योंकि हमारे घर में 50,000 वोल्ट तो नहीं जाएगा ना, हाँ, तो उसके लिए उसको कम करना पड़ेगा 50,000 से 220। तो फिर कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये फिर उसके बाद 220 पे आ गया, ये 220 निकालेगा, फिर हमारे घरों में या शहर में या टाउन में, जहाँ भी तुम बोल रहे हो, कॉलोनी में। तो इसको पूरा मैनेज करते हैं, हाँ, पूरे में कंपनी मैनेज करती है इसको। स्टेप और ट्रांसफार्मर ये सब मैनेज करते हैं। मैच मतलब मैनेज करने का मतलब है कि, मतलब कि इसको कोई तो मैनेज करता होगा। कंपनी है ना, कंपनी, और क्या बैठी हुई है, इतनी सारी कंपनी है, BS ES ये वो जो भी है, इनका काम क्या है, यही है, कहीं ट्रांसफार्मर फूक गया चेंज करो, या जो भी है, मतलब
लेकिन एक बार लगा दिया फिर तो काम कर ही रहे हो, तो आ रहा है। बस ये तो कभी कभी वो कहीं फॉल्ट आ गया, चेंज करो, ये करो, वो करना पड़ता है। तो जो बेसिक आइडिया समझ गए बात को, क्या है, पावर प्लांट से बिजली आ रही है, ट्रांसफार्मर उसको ऊपर कर देता है, फिर उससे लॉस कम हो जाता है। कहाँ? ट्रांसमिटिंग केबल में, जो खेतों से आ रही है तारें, उसमें लॉस कम हो गया। फिर जब हमारे शहर में घुसती है तो फिर एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। एक क्या मतलब, बहुत सारे लगाने पड़ते हैं अलग अलग कॉलोनी के लिए। फिर जगह जगह जहाँ जहाँ तुम बिजली ट्रांसफर करनी है वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाओ। फिर क्या होता है, हमारे घरों में आ जाती है 220। ठीक है कि नहीं? ये है बात। हाँ ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं कि ये स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे करता है। तो ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा सा होता है, मतलब एक लोहे का, ऐसा समझ लो, ये जो है ना, ये कुछ समझ लो लोहे का है ये पूरा, और बीच में कांच को हटा दो, तोड़ दो, हवा, तो ऐसे खिड़की जैसी यहाँ पे हवा है, और ये लोहे का कुछ कुछ डब्बा सा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कोयल को लपेट दिया, दूसरी कोयल को यहाँ लपेट दिया, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉयल, प्राइमरी प्राइमरी है। और ये हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉयल, सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी, जो भी बोलो। यहाँ से आएगा वोल्टेज करंट, वहाँ पे चला जाएगा वोल्टेज करंट। इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, बस ये लोहा है। ठीक है, तो फिर होता क्या है कि यहाँ पे अब करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि एसी करंट है, जो पैदा हो रहा है वहाँ वो एसी है, डीसी का पैदा नहीं होता। डीसी नहीं पैदा करते, डीसी तो बैटरी देती है बस। पैदा क्या होता है? एसी। एसी पैदा करना बड़ा आसान है, पानी गिराओ, पंखा घुमाओ, एसी पैदा। यही तो होता है। अरे वो नहीं देखा तुमने, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रो पावर प्लांट। हाँ हाँ देखा है। पानी गिरा के टरबाइन नहीं घूमती, तो वो हाँ क्या घुमाता है, वो यही तो घुमाता है, वो करंट पैदा होता करंट पैदा हो जाता है। मैं बताऊंगा कैसे। अच्छा एसी से कोई तो बचा हुआ एसी। तो देखो यहाँ बिजली आई, ठीक है, करंट आया, जो भी आया, तो करंट चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें जाएगा, तो वो पैदा करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये 6 चैप्टर में है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये तुमने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, पिछले चैप्टर में पढ़ लेना इसको। उस प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल कुछ नहीं है कि एक कॉइल में करंट चेंज होगा तो दूसरे में फ्लक्स चेंज हो जाएगा, उसमें फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर करंट। अच्छा मतलब तुम पहले वो लेक्चर देखना तो समझ में आएगा। ठीक है, उस प्रिंसिपल पे काम करता है ये। समझ में आएगा नहीं आए? हाँ, यहाँ से फ्लक्स जाएगा उसमें, तो उसका फ्लक्स, उसमें फ्लक्स है। ये ऐसा भी होता है क्या? अभी तो प्लस ही वाला है। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आ रहा एक में फ्लक्स चेंज होगा तो दूसरे में करंट पैदा हो जाएगा। मतलब इसका इसमें करंट चेंज हुआ, इसका फ्लक्स उसमें जाएगा, और वो फ्लक्स ही चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, तो वही करंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, ये पिछले चैप्टर की कहानी है। ई या ऐसे ले लो, वी एस, वीपी ले लो, वीपी इक्वल टू माइनस इसके नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ले लो एनपी, यहाँ पे वीपी, यहाँ पे आईपी, और यहाँ पे आई एस, एन एस, वी एस, ये सारी चीज़ें ले लो। करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। ये तो- यहाँ से है क्या ये? हैं? कॉइल से लिखा हुआ है क्या ये? लोहा है, अरे नहीं, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफॉर्मर। हाँ यही है ट्रांसफार्मर, अंदर से ऐसे ही होता देखने में। अच्छा। हाँ ठीक है, तो वीपी क्या होता है? वीपी हमने पढ़ा है फैराडे लॉ, क्या बोलता है? एनपी डी फाइव बाय डी टी, और ऐसे ही वी एस हो जाता है एन एस डी फाइव बाय डी टी। जो एक टर्न से फ्लक्स है,
यहाँ पे और वहाँ पे, दोनों जगह फाई सेम है, ठीक है। फ्लक्स थ्रू वन टर्न इन प्राइमरी इक्वल टू फ्लक्स इन वन टर्न थ्रू सेकेंडरी, इसीलिए फाई फाई सेम है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये कट गया, तो Vp बाई वी एस क्या आ जाएगा, एन पी अपॉन एन एस आ गया। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है थोड़ी बहुत वो पिछले चैप्टर में पढ़ोगे तो सही लगेगा और समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, 1 घंटे में सब पूरा चैप्टर खत्म है ये, ठीक। अगर इसमें कोई पावर लॉस नहीं हो रहा, इफ देर इज नो पावर लॉस, अगर कोई पावर लॉस नहीं है तो इसका मतलब इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, तो Vp Ip इक्वल टू Vs Is, तो मतलब Vp अपॉन Vs इक्वल टू Is अपॉन, अगर कोई पावर लॉस नहीं तो पावर बराबर होगी दोनों साइड, तो वो हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला तो हमेशा लगेगा, वो फॉर्मूला तब लगेगा जब कोई पावर लॉस कौन, कहाँ कहाँ, ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ये केबल की बात नहीं कर रहा मैं, केबल का पावर लॉस तो वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो हमने ज़्यादा कर दिया था तो वो कम हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर की पावर लॉस की बात कर, ठीक है कि नहीं। हाँ लिख लो, लिख लो जल्दी लिख लो। देखो मैं बताता हूँ, इसमें लॉस होते हैं। पहला लॉस फ्लक्स, यहां से फ्लक्स निकला, सारा का सारा इसमें नहीं जाता, थोड़ा इधर उधर भी चला जाता है, तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो सारा नहीं जाएगा, तो कुछ लॉस हो जाएगा, तो वही है फ्लक्स लीकेज। थोड़ा बहुत फ्लक्स इधर उधर भी चला जाता है, वही है, उसी वजह से लॉस होता है। और एक कम कैसे कर सकते हैं, जिससे कि इसका फ्लक्स सारा का सारा इसमें जाए, तो एक और तरीका है, ट्रांसफॉर्मर एक और होता है ऐसा, जिसमें 2 खिड़की बनी होती है और बीच वाली ये जो डंडा है ना, यहाँ पे एक कॉइल लपेट दी और दूसरी कॉइल यहां से ला उसी पे लपेट दी, क्या समझे। लोहे के बीच वाला जो डंडा है, मतलब जो भी लोहा, यहाँ पे एक कॉइल लपेट दी और दूसरी कॉइल भी वहीं लपेट दी। इससे क्या होगा कि इसका फ्लक्स, एक का फ्लक्स दूसरे में घुसेगा, 100% लॉस नहीं होगा, एक का फ्लक्स दूसरे में 100% घुस जाएगा। तो ये तरीका है कि बाय प्लेसिंग द कॉइल्स वन ओवर अदर, तो ये वाला ट्रांसफार्मर ज्यादा एफिशिएंट है, ये पुराने जमाने का, ठीक है। हाँ ये वाला। अब देखो दूसरा लॉस क्या है, हीट लॉस इन कॉइल्स। तो ये जो कॉइल्स होती हैं इनका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस है, करंट भी इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो गर्म हो जाएंगे ना ये, तो गर्म होने से भी लॉस होता है, तो वो कैसे कम किया जाए, कॉपर कॉइल यूज करके। कॉपर का रेजिस्टेंस सबसे बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है, तो तुमने सुना होगा कॉपर की वाइंडिंग, कॉपर वाले फैन वो ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा गर्म नहीं होते, ठीक है कि नहीं। एडी करंट लॉस क्या होता है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, जो लोहा है पूरा जिसपे, इसको बोलते हैं कोर, जिसके ऊपर तार लपेटते हैं। एडी करंट लॉस क्या हुआ कि किसी भी लोहे में हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है। अरे कॉइल में नहीं करते थे, एक कॉइल में इंड्यूस फ्लक्स चेंज किया तो करंट पैदा हो गया, लेकिन एक लोहे में, उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट, लेकिन लोहे में एक मान लो लोहे का टुकड़ा है, ये दीवार है, दीवार में फ्लक्स चेंज करूंगा तो करंट पैदा होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसके अंदर ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा करंट, जैसे मान लो एक लोहा है, लोहे का टुकड़ा, तो ये लूप तो है नहीं, तो उसमें फ्लक्स चेंज करूंगा तो एक यहाँ भी एक ऐसे ऐसे करंट घूमने लगेंगे, बहुत सारे करंट घूमेंगे ना, फिर पूरे लोहे में घूमेंगे, उसको बोलते हैं एडी करंट, उसको बोलते हैं एडी करंट। और उसकी वजह से भी वो गर्म हो जाएगा, किसी भी लोहे में करंट फ्लो करेगा तो वो गर्म हो जाएगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होता है, तो ये भी गर्म हो जाएगा वो, तो फिर है, समझ में नहीं आया। पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कॉयल है कॉयल, उसमें फ्लक्स चेंज किया तो करंट ऐसा आएगा, एक और कॉयल रख दो,
उसमें भी करंट ऐसा आ जाएगा, फ्लक्स चेंज ही तो हो रहा है। एक और कॉइल रख दो, एक और कॉइल रख दो, सारी कॉइल रख दो, बहुत सारी कॉइल रख दो, ये सारी कॉइल चिपका दो, क्या बन गया, लोहा नहीं बन गया। तो यही सीधी बात कर रहा हूँ, एक लोहे के अंदर तुम एज्यूम कर सकते हो बहुत सारी कॉइल है, बहुत सारी कॉइल है, क्यों, हर जगह लोहा ही तो है, तो बहुत सारी कॉइल को एज्यूम कर सकते हो। तो बस, तो उसमें करंट ऐसे घूमेगा, हर जगह घूमेगा करंट फिर, तो उसको बोलते हैं एडी करंट। ठीक है, हाँ, ये चीज 6 चैप्टर की है, तुम पढ़ लेना। अब इसमें क्या है, इसको कम कैसे किया जाए, लैमिनेटेड कोर यूज करके। ये जो लोहा है ना, ये कैसे बनता है, ऐसे ऐसे बना के। योग की शेप है। ये जो लोहा हमने बनाया डब्बा, ये कैसे बनाए, किताब की तरह, जैसे किताब बनती है एक एक पेज से, वैसे इस किताब को बनाओ एक एक लोहे की पत्ती से, लोहे की शीट से बनाओ, तब जाके ये एडी करंट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए लिखा हुआ है एडी करंट कैसे कम कर सकते हैं, यूजिंग लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड मतलब एक एक शीट, एक एक शीट को हम चिपका के एक पूरा लोहा बनाए। मतलब एक तो ये ऐसे कर सकते हो, पूरा लोहा ही ले लो, लोहे का टुकड़ा ले लो जिसमें कोई शीट वीट नहीं है, या तो ऐसा बनाओ जिसको एक पतली पतली शीट से एक पूरा उतना मोटा लोहा बनाओ, सही है कि नहीं। हाँ, कोर बनाओ, मतलब कोर लैमिनेटेड, जैसे बुक होती है बुक, ऐसे मान लो एक इतना मोटा पेज आ गया, एक ऐसे कैसे भी करके इतना मोटा पेज है, उसको बोलेंगे हम कोर, ऐसे जैसे उसमें तो कोई लैमिनेटेड है नहीं, लेकिन उतनी मोटी बुक आ गई तो उसके अंदर तो लैमिनेटेड पेपर हो गए ना बहुत सारे, तो वैसे ही समझ लो ये एक बुक है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, इसमें कोई पेज नहीं है, अगर पूरा लोहा लेते तो एक ही पेज है वो, सही है कि नहीं। ऐसे ही यूज करके हम उसको कम कर सकते हैं। हिस्टेरेसिस क्या है, ये तुम्हारे कोर्स में है नहीं, फिर बता रहा हूँ। हिस्टेरेसिस मतलब जब भी मैग्नेटिक, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है ना, एसी करंट क्या होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आगे पीछे, कभी यहाँ जाएगी फिर वापस आएगी यहाँ, तो उसको बोलते हैं रिपीटेडली रिवर्स्ड मैग्नेटिक फील्ड। आगे पीछे, जब आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो हिस्टेरेसिस लॉस होता है। तो उसको कैसे कम किया जाए, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करके, सॉफ्ट आयरन कोर। ये वैसे तुम्हारे कोर्स में नहीं है क्योंकि ये 5वें चैप्टर में था, हमने पढ़ा नहीं था, तो लेकिन इसमें दे देते तो पढ़ लो, कोई बात नहीं।